हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का हमारे ए मिशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदेश पटेल, सहायक लेखाधिकारी, आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। एक आज का कोटेशन है, जान लगा दो या जाने दो। सफलता बैच में आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 1 में जो पढ़ाए थे उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय पे बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करा दिए थे और जो भी है और भी प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम आपको जहाँ छोड़े थे उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। अभाज्य संख्या, इसी को एक और नाम से जानते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में अगर बनते हैं तो परिमेय अपरिमेय से क्वेश्चंस, इधर अभाज्य संख्या पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या होती है जान लेते हैं। वह पूर्ण संख्याएं, वह पूर्ण संख्याएं जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। अन्य कोई गुणनखंड ना हो। अन्य कोई गुणनखंड ना हो। अर्थात जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड। अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब अभाज्य संख्या की डिफिनेशन ये हुई, वह पूर्ण संख्या है जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्वेश्चन बनता है कि अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो ऑप्शन देता है कि कोई गुणनखंड नहीं, केवल एक गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बनाता है तो आपके जो भी आंसर होगा केवल और केवल दो गुणनखंड होगा। केवल और केवल दो गुणनखंड होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जानते हैं कि एक से 100 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं जो एग्जाम में बनते हैं, 1 से 100 तक के बीच में ही आते हैं। तो एक तो हमारी अभाज्य संख्या होती नहीं है, एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक के मात्र एक गुणनखंड है।
एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, एक से कटेगा और 2 से कटेगा, मतलब स्वयं से कटेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2 के अलावा देखिए 2 सबसे छोटी भी है और सम भी है, इसके अलावा आपको कहीं भी सम नहीं दिख रही है। तो 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तब भी 2 पूछता है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या तब भी 2, सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या तो 11 है, और सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या 97 है। तो कुल 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब इसमें आपके एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक होती है 44, 22, 32, 23, 21। ये एक ट्रिक है 44, 22, 32, 23, 21। मतलब 1 से 10 तक कुल 4 अभाज्य हैं, 10 से 20 तक 4 अभाज्य हैं, 20 से 30 तक 2 अभाज्य हैं, 30 से 40 तक 2 अभाज्य हैं, 40 से 50 तक 3 अभाज्य हैं, 50 से 60 तक 2 अभाज्य हैं, 60 से 70 तक 2 अभाज्य हैं, 70 से 80 तक 3 अभाज्य हैं, 80 से 90 तक 2 अभाज्य हैं, और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य है। 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य है। वो कहता है कि 90 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बताइए। एग्जाम में भी बनता है कि 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है 97, और उसका गुणा 97 ही रहेगा। ठीक, तो ये आपके 10 तक ये है, 20 तक ये है। 20 तक पूछेगा तो 8 अभाज्य हो गया, और 30 तक पूछेगा 10 हो गया, और 40 तक पूछेगा तो आपके 12 हो गए, और 50 तक पूछेगा तो 15 हो गए, और 60 तक पूछेगा तो 17 हो गए। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कि आपके, और टोटल 25 है। 4 4 8 10 2 12 12 3 15 2 17 2 19 और 19 3 21 2 24 25, टोटल 25 अभाज्य संख्या हुई। अब इसमें कुछ आपके पॉइंट्स हैं, उसको आप जो रिमेंबर करने वाले हैं उसको आप लिख लें, मैं बता दे रहा हूं। चलिए, पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आपका आंसर होगा सबसे छोटी, ऋणोत्तर अभाज्य
देखिए सभी 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 सअभाज्य संख्याएं सभी सअभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये नोट है। इसीलिए जितनी कुप्राइम नंबर्स हैं वो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जितनी सहअभाज्य संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये नोट में आपका है, जानते रहिए। अगला आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या नाम से ही बोल रहा है जुड़वा अभाज्य, तो ये हो जाएगा ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच अंतर दो का हो। चलिए, जैसे 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 2 का। ऐसे 3 और 5 हो जाएगा, या 11 और 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, 41 43 हो जाएगा। इस तरह से तो ये सारी आपकी क्या हो जाएगी? 41 43 हो गया, दोनों के बीच अंतर 2 का। तो इसको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या पे अगर कोई डाउट्स हो तो आप बताएं। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें तेजी से। अभाज्य संख्या, रूढ़ अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं। मतलब अभाज्य संख्या उसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। वह पूर्ण संख्या है जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या मैंने लिख दी है, इसको आप लिख के आप खुद प्रैक्टिस करें, जाने के कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। अब ये एक ट्रिक के रूप में 44 22 32 23 21 टोटल 25 हैं। 1 से 10 के बीच में 4 होती हैं, 10 से 20 के बीच में आपकी 4 होती हैं, 20 से 30 के बीच में आपकी 2 होती हैं, 30 इस तरह से आपका पूरा बता दिए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, और एकमात्र अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या 101 है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 25 है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 15 है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 10 है। अब ये यूपीएसआई के क्वेश्चन से P, Q, R, S और T 5 अभाज्य संख्याएं हैं। जरूरी नहीं कि क्रमागत हैं, ये आपके जरूरी नहीं कि क्रमागत में हो, और इन संख्याओं का योग 264 है। और यह भी दिया गया है कि P से बड़ा Q, Q से बड़ा R, R से बड़ा S, S से बड़ा T है। तो P की पावर 5 का मान बताइए। ऑप्शन में आपका देखिए सब सम है, तो सम का अगर हम चाहे पावर 2 करें, पावर 3 करें, पावर 4 करें, पावर 5 करें, अगर सम की पावर हम कुछ भी करें वो सम ही आता है। तो ये सम आ रहा है ऑप्शन, इसका मतलब जो भी होगा P हमारा वो सम होगा और अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या में तो एक ही सम होता है, वो है 2। तो 2 की पावर 5 आपका डायरेक्ट 32 मार सकते थे आंसर। अभाज्य संख्या पे हो गया। अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हम बोलते हैं। ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 हो, यानी जिसका HCF 1 हो। 2 संख्याओं का जोड़ा, ध्यान रखिएगा, 2 संख्याओं का जोड़ा
8 और 15 दोनों संख्याएं हैं, जरूरी नहीं कि अभाज्य हों 8 और 15, लेकिन इनके बीच में कॉमन जो होगा वो 1 का होगा। 25 और 33 में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 का कॉमन है, यानी कि ये दोनों आपके जोड़े क्या हो जाएंगे, अपेक्षित अभाज्य। सह संख्या क्या होता है, जस्ट इसमें दो संख्याओं का जोड़ा था, इसमें ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा। अभाज्य संख्या होंगी तो मासा 1 होना ही है, स्वाभाविक है। क्वेश्चन इस पे बनते हैं। 2 और 3 आपके दोनों अभाज्य हैं और उनके बीच में कॉमन 1 है। 41 83 दोनों में आपके कॉमन 1 है और दोनों आपके अभाज्य हैं। और ये नोट बनता है कि सभी सह संख्याएं, जितनी भी सह संख्याएं हैं वो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच अंतर 2 का हो, मतलब उनके बीच में डिफरेंस जो है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंसेस 2, जिसके बीच अंतर 2 का हो। 5 7 अंतर 2 का, 11 13 अंतर 2 का, दोनों अभाज्य भी हैं। 41 43 दोनों अभाज्य हैं, अंतर 2 का है, तो ये हमारी कहलाएंगी जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या पे है। अब इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाता है ये आपका टॉपिक। अब आते हैं भाज्य संख्या, या इसी को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या। इसको इंग्लिश में, बंद करो उसको रोको ही। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम जानते हैं, इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं, इसकी डिफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अब देख सकते हैं, एक है, एक 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग आपका 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के आपके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, फिर उसके बाद आपका 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। उन सबको जोड़ लेंगे तो आपका प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का योग पूछता है, तो उनका जोड़ 37 होता है। आप जोड़ सकते हैं और कर भी सकते हैं, यौगिक संख्या अगर पता है तो आप कर सकते हैं। अब यौगिक के बाद एक हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। एक होता है परवर्ती, एक होता है परवर्ती, और इसी को अनुवर्ती भी बोलते हैं। अनुवर्ती, परवर्ती या इसी को बोलते हैं अनुवर्ती, इसी को बोलते हैं सक्सेसर इंग्लिश में।
सक्सेसर नाम से ही पता चल रहा है कि बाद की, परवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या। तो इसकी डेफिनेशन एक होता है परवर्ती, उसी को एक और नाम से जानते हैं अनुवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर, मतलब बाद की। तो कोई भी दी गई अगर प्राकृतिक संख्या है, किसी भी दी गई प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो जो अगली प्राकृतिक संख्या में प्राप्त होती है वही हमारी जो है परवर्ती या अनुवर्ती कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है, परवर्ती या अनुवर्ती। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, दी हुई एक प्राकृतिक संख्या, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछता है। फिलहाल बताने को जानने के लिए हम जब पढ़ ही रहे हैं तो सब बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट, एक जोड़ देंगे तो परवर्ती हो गई, अनुवर्ती हो गई, और एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती हो जाएगी। तो दी हुई एक प्राकृतिक संख्या में यदि एक जोड़ दे तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। दी हुई एक प्राकृतिक संख्या में यदि एक जोड़ दें तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, अतः आप उसका प्रावर्ती प्राप्त कर लेते हैं, अतः हम उसका परवर्ती प्राप्त कर लेते हैं। डिफिनीशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन लिखने के लिए लिख लीजिए। अगर कोई प्राकृतिक संख्या उसमें हमें एक जोड़ देंगे तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, अतः हम उसका परवर्ती प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर मुझसे कहा जाए 15 का परवर्ती, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 15 में एक जोड़ देंगे तो आपका जो आएगा वो 16 आएगा। तो 15 का परवर्ती क्या होगा, 16, उसी को हम अनुवर्ती भी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक घटा देने पर हमें पूर्ववर्ती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडेसेसर, प्राप्त होती है। जैसे अगर मुझसे कहा जाए 15 का पूर्ववर्ती, डीएलएड के एग्जाम में पूछता है ऐसे ही, 15 का पूर्ववर्ती 15 माइनस 1 14। तो आपके पूर्ववर्ती परवर्ती से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और कैसे बनते हैं मैं क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे। अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमें अनुवर्ती या परवर्ती प्राप्त होती है, अगर हम एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती, नाम से ही पता है कि पूर्व मतलब पहले, तो पूर्ववर्ती प्राप्त होती है। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और ये आप इसका जो है आंसर बताएंगे। लिखिएगा, इसमें क्वेश्चंस आया हुआ है, ये एग्जाम का ही ये क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं।
1000 के पूर्ववर्ती का 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। ऑप्शन नंबर सी, 1000 के पूर्ववर्ती 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। और चौथा ऑप्शन है 1000 के परवर्ती 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, पूर्ववर्ती परवर्ती हम जान गए हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये मैं एक क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है बाकी गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पहले तो पूर्ववर्ती निकालेंगे तो क्या आएगा? 999 आएगा। 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 999 और 999 का पूर्ववर्ती 998 हो जाएगा। 1000 के पूर्ववर्ती 999, उसका पूर्ववर्ती 998 हो जाएगा। तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे वाले में 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 और 999 का परवर्ती 1000 होना चाहिए था, 1001 दे रहा है, गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 999 और 999 का परवर्ती 1000 होना चाहिए था, ये भी गलत है। और 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती 1001 और 1001 का पूर्ववर्ती 1000, यही सही है। जब 3 गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप ऑलरेडी सही है। तो क्वेश्चंस आपके इस तरह से बनते हैं। पूर्ववर्ती परवर्ती किसे कहते हैं? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते रहें। अब पूर्ववर्ती परवर्ती के बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चंस नंबर पहला आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है कोई गुणनखंड नहीं, केवल एक गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, इनमें से कोई नहीं। तो बताए हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में आपका होता है केवल 2 गुणनखंड। कितने? केवल 2 गुणनखंड। प्रत्येक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड आपको बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? पहली 2 हो गई, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और 11 है। इनका जोड़ बताना है, इनका जोड़ बता दीजिए। 2 3 5 5 10 10 7 17 और 17 और 11 टोटल कितना हो जाएगा? 28। और आप 28 आंसर मार के आगे बढ़े, आपका आंसर ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कितने अंकों की? 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। और सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या क्या होती है? 11। और ये बता चुके हैं, घटाएंगे तो 97 में से 11 तो 86 आएगा। 86 आपका ये है आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताए थे। 1 से 100 तक होती है 25 और 1 से 50 तक होती है 15 और 50 से 100 तक होती है आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन,
40 और 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, 40 और 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, ये लिखना पड़ेगा। 40 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 41। और 41 के बाद कौन सी आती है? 43। और 43 के बाद कौन सी आती है? 47। और 47 के बाद कौन सी आती है? तो आपकी 53। और 53 के बाद कौन सी आती है? तो आपकी आती है 59। और 59 के बाद आती है 61। और 61 के बाद आती है आपकी 67। बस यही है, 70 तक हो गई, 69 नहीं होती है। जोड़ लेंगे, इनका जोड़ कह रहा है 3 1 4 और 4 7 11 और 11 3 14 और 14 9 23 और 23 1 24 24 7 31 की एक लास्ट में एक किसमें है? 371, यही आंसर है। 31 के एक हासिल 3 4 4 8 4 3 12 12 5 17 17 5 22 और 22 और 12 34 और 34 3 37 371 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या निकालना है तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी आपकी 3, तीसरी 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। अब इनको जोड़ लेना है तो 3 2 5 5 10 और 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 11 28 और 28 और 13 और 17 मिलकर 30, 28 30 58 और 58 में 19 जोड़ेंगे 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो मतलब बताए थे कि 1 से 50 तक कुल आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 15 होंगी। 10 और 40 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या? किसके बीच? 10 और 40 के बीच अभाज्य संख्या जिसके अंकों को उलटफेर करने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। पहली चीज तो 10 और 40 के बीच ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जिसको हम पलटेंगे तो अपरिवर्तित रहेगी? तो एक तो 11 है और एक हमारा 22 है और एक हमारा 33 है। यही 3 संख्याएं हैं जिसको हम पलटेंगे तो संख्याएं हमारी वही रहेंगी। अब इसमें से अभाज्य होनी चाहिए, तो ये तो अभाज्य है नहीं, ये तो अभाज्य है नहीं। अब ये हमारी आई 11 और इसके अब कह रहा है उस संख्या का वर्ग क्या है, यानी कि इस 11 का जो वर्ग होगा वो 11 ग्राम में कितना होगा? 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको अगर याद होगा तो मैं बताया था 44 22 32 23 21 ये है। तो 60 से 100 कह रहा है, तो यहाँ तक तो ये 10 तक है, ये 20 तक है, 30 तक 40 50 और कहाँ तक है? 60 तक। 60 तक खत्म, 60 से आगे जाना है। तो 60 से आगे इतनी बच रही है 2 3 5 2 7 1 8 8। यहाँ तक तो लेने नहीं है, यहाँ तक लेना है। ये 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60 तक है। 60 और 100 के बीच बताना है, तो 60 और 100 के बीच ये 4 हैं। ये 60 70 हो गया, ये 70 से 80 90 80 से 90 90 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 और 101 के बीच कितनी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? भाज्य संख्याएं पूछ रहा, अभाज्य नहीं, भाज्य संख्याएं। तो पहले 67 और 101 के बीच, 67 के बाद कौन सी होगी? 68 लेंगे। उस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक लेंगे? 100 के पहले 101 से पहले लेंगे। 67 और 101 के बीच में कह रहा, मतलब 67 के बाद और 101 के पहले, यानी 68 और 100 तक लेनी है। तो 68 और 100 तक लेनी है तो पहले हमें देखना है कि कुल कितनी संख्याएं हुई। तो कुल संख्या कितनी हुई? कुल संख्या 68 अगर देखेंगे तो ये हमारा 68 के बाद कितनी, 68 को छोड़ देंगे तो 100 में से 68 घटाएंगे कितना बचेगा? आपका बचेगा कितना? 32। और एक 68 को ले लेंगे तो कुल संख्या 33 हो गई। और 68 से लेके 100 तक अभाज्य कितनी होगी? अभाज्य कौन कौन सी हैं 68 के बाद? 69 है नहीं, 71 है, 73 है, 79 है और 83 है, 89 है और 97, यही है। तो 1 2 3 4 5 6 अभाज्य हैं। तो कुल 33 में से 6 अभाज्य घटा देंगे तो हमारी भाज्य कितनी होंगी? भाज्य हमारी हो जाएंगी
33 माइनस 6 यानी कि आपकी टोटल 27 भाज्य होंगी। आपका आंसर 27 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या बताना है, कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या है। तो 39 तो अभाज्य है नहीं, ये 13 से कट जाता है। 87 हमारा 3 से कट जाता है, ये भी अभाज्य नहीं है। 93 3 त्रिकोण और 3 कन्नम 3, ये भी 3 से कट जाएगा। 79 हमारी अभाज्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कितना आसान है, 41 तो अभाज्य है, अभाज्य संख्या इसमें कह रहा नहीं है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं, ये तो अभाज्य है, ये आंसर होगा नहीं। ये भी अभाज्य है, ये आंसर होगा नहीं। ये भी अभाज्य है, ये आंसर होगा नहीं। 51 यही हमारी अभाज्य नहीं है, क्योंकि 51 हमारा 17 से कट जाता है, 3 से कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? इसमें बताना है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो अभाज्य है 83, ये तो छोड़ देंगे। 347, अब 437 और 173, इन तीनों में पता करना है। तो कैसे पता करेंगे कि हमारी अभाज्य है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे? तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब ये ध्यान देंगे, अगर ये आपकी किस संख्या के वर्ग के करीब दिख रही है, किस संख्या के वर्ग के, किस संख्या के वर्ग के करीब दिख रही है? 343, 343, ये तो किस संख्या के, आपको पहले इसको देख लेते हैं, छोटा है, खत्म कर लेते हैं। ये 169, 13 का स्क्वायर है ना, 14 ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर यानी 169, 169 से छोटे, मतलब 13 से जितने छोटे होंगे सबसे अभाज्य संख्या चेक करना। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 7 3 10 11 भी अभाज्यता, आपकी विभाज्यता का नियम में भी पढ़ाएंगे, तो उससे आप बहुत तेजी से चेक कर लेंगे कि कैसे चेक किया जाएगा। 3 से कटेगा नहीं, 5 से आपका कटना नहीं है, 7 से चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, और आपका बचा कितना 5, 7 से भी नहीं कटेगा, और आपकी कितनी हो जाएगी फिर 11 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 से नहीं कटेगा, आपका 13 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारी अभाज्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो चेक करते हैं। ये हमारा 21 सामने 441, 21 से छोटी कोई एक चेक कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 21 सामने 441 होता है। 21 से पहले जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य, उनसे चेक करिए। 21 से पहले कौन सी? 19 से चेक करिए, इसको 19 से चेक करते हैं। पहले 2 से करेंगे नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे नहीं कटेगा, 3 से हो गया, 4 3 7 7 14 नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से चेक करेंगे, 7 6 42 और 17, और 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेंगे तो 11 3 33 और नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से अगर काटेंगे तो 13 3 39 और बचेगा कितना 4 47, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद अगर हम 17 से काटते हैं तो 17 दूनी 34 और बचे कितना 9 97, 17 से भी नहीं कटेगा। अब लास्ट में आपका 19 बचता है, 19 दूना 38, अब बचा कितना 5 19 3 57, ये कट गया, यही कट गया तो ये हमारी भाज्य हो गई, और ये भी अभाज्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा यही 437। तो मतलब जिस भी संख्या का मुझे निकालना है कि ये अभाज्य है भाज्य, उस संख्या के किसी इसके वर्ग के करीब जो संख्या हो, उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे चेक कर लेंगे बारी बारी से। तो वो तो विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, और फिर ये आपको भाग देना भी बहुत तेज़ी से आना चाहिए, तब चीज़ें आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत कम ही पूछता है, बहुत नॉर्मल रहता है। इनमें से कौन सी अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य का मतलब क्या है? अविभाज्य संख्या नहीं है, अविभाज्य संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है? मतलब अभाज्य संख्या कौन सी? अविभाज्य का मतलब ही है जो विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है इसमें? तो ये तो अभाज्य है, ये आंसर होगा नहीं। ये भी अभाज्य है, ये आंसर होगा नहीं। ये भी अभाज्य संख्या 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x का मान क्या है जिसके लिए x, x+1, x+3 सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। x का कौन सा मान रखें, ये तीनों अभाज्य संख्या। x का मान अगर 0 रखेंगे तो 0 और 0+1, 0 तो अभाज्य होती नहीं है, खत्म, 0 भी नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 1 तो अभाज्य होती नहीं है, खत्म। 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, और ये 2 रखेंगे 2 3 5, ये तीनों अभाज्य हो गई। तो 2 रखने पे तीनों अभाज्य हो जा रही है, 2 रखने पे तीनों अभाज्य हो जा रही हैं। चलिए न एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य संख्या युग्म, मतलब सापेक्षता अभाज्य करा, सापेक्षा मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या करा है आपका। ऐसी दो संख्या जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो। 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 से कट जा रहा है, दोनों नहीं होगा। 13 पचे 65, 13 7 91 नहीं होगा। और ये 2 1 3, 5 3 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा या 17 से कट जाएगा। 17 छक्का 102, 17 9 153, ये नहीं कटेगा, यही आंसर है। 20 तक पहाड़ा एकदम जबरदस्त याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो सीधा सीधा आप लोग प्राइमरी मार नहीं खाए हैं। चलिए अब एक टॉपिक आपका स्थानीय मान आता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता, एक होता जातीय मान, अंकित मान या प्रत्यक्ष मान। स्थानीय मान मतलब स्थान की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। किसी संख्या में किसी अंक का, कोई भी संख्या है उसमें किसी अंक का अगर स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5 8 3 2 4 में 8 का स्थानीय मान, तो 8 हमारा कौन से स्थान पे है ये बताना है। ये 8 का स्थानीय मान बताना है, तो 8 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके लिए कुछ नहीं, 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8000 हो गया। अभी क्वेश्चंस में करा दे रहा हूँ। स्थानीय मान का मतलब वो 8 है और 8 के बाद जो भी आपके अंक दिख रहे हैं वो सब 0 0 हैं, तो आपका कौन से स्थान पे है, हजारवें स्थान पे है। यानी कि 8 आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8 हजारवें स्थान पे है। तो स्थानीय मान मतलब अभी आप क्वेश्चंस कर लेंगे। जातीय मान, स्थानीय मान का मतलब उसका स्थान चेंज भी हो सकता है। ये 8 यहाँ, 8 यहाँ भी हो सकता है, 8 यहाँ भी हो सकता है, 8 यहाँ। स्थानीय मान चेंज होता रहता है। अगर ये यहाँ रहेगा इकाई पे तो उसका स्थानीय मान 8 होगा। अगर यहाँ 8 होता तो उसका स्थानीय मान 80 होता। अगर यहाँ होता, जैसे मान लो 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4 ही होगा, 2 का स्थानीय मान पूछे तो 20 होगा, 3 का स्थानीय मान पूछे तो 300 होगा, 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 8000 होगा, 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 50000 होगा। लेकिन जातीय मान यानी कि जात नहीं चेंज होती है, अंकित नहीं चेंज होता, जो अंकित कर दिए प्रत्यक्ष मान। इसी को प्रत्यक्ष मान, 3 नाम जानते हैं, वास्तविक मान, जातीय मान, अंकित मान, प्रत्यक्ष मान। यानी किसी फेस वैल्यू, किसी का चेहरा जो है फेस जल्दी चेंज नहीं होता है, जो है वही है, जो वास्तविक है वही है। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान कहलाता है, यानी प्रत्यक्ष मान कहलाता है, या उसी को वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 5 8 3 2 4 में 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा, 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा, 5 का जातीय मान 5 रहेगा। वो किसी भी स्थान पे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जातीय मान उसका वही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, एक क्वेश्चन आपके बना हुआ था यूपीएसआई 2017 में। यूपीएसआई में पूछता है, टेट में भी पूछता है, सीटेट में तो ये तो आना ही आना रहता है, और इस पे अब सीएचएसएल में भी क्वेश्चन उठा के देता है। तो 2 3 5 6 9 8 7 में संख्या 5 के स्थानक मान मतलब स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। यानी कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो ये आपका अगर देखेंगे तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 हो गया, और ये आपके 1 0 2 0 3 0 4 0 50,000 हो गया।
कितना हो गया 50,000 स्थानीय मान आ गया। और अंकित मान कितना होगा 5 का, 5 ही रहेगा, इसका अंतर ले लेना है। यानी कि 50,000 में 5 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 49 995 49,995 बचेगा। 50,000 में 5 अगर हम घटा देंगे तो 49,995 बचेगा। और आपका आंसर कौन सा है, चौथा, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये भी यूपीएसआई 2017 का ही क्वेश्चन है। 1 3 2 4 6 8 में 3 के अंकित मान और स्थान मान के योग का पता लगाएं। तो 3 के अंकित मान और स्थान मान, 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा और उसका स्थानीय मान कितना होगा, तो स्थानीय मान हो जाएगा 3 है, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो गया। और इसका अंकित मान 3 ही रहेगा, जोड़ देंगे 3 0 0 0 3, यानी कि हो जाएगा 30,003। कहाँ दिख रहा है 30,003, ये दिख रहा है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, ये भी है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है और कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 का स्थानीय मान बता ही दे रहे हैं, 2 का स्थानीय मान बताना है, मतलब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या का स्थानीय मान बताना है, दशमलव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के अगर इस साइड स्थानीय मान बताना है तो आप कैसे बताएंगे, दशमलव लगा है, 2 का स्थानीय मान बताना 002 हो जाएगा, 002 हो जाएगा, दशमलव 002, या इसको लिख देंगे 2 बटे कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव है तो इसको हम लिख देंगे 1 लिख के 3 0, तो 2 बटे 1000 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 बटे 500 हो जाएगा। ये आपका 2 का स्थानीय मान आ जाएगा। इसी तरह से 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, तो 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसी को अगर समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, तो 1 7 यहाँ दिख रहा है, 1 7 यहाँ दिख रहा है, दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड और दशमलव के राइट साइड, ये ध्यान देना है। दशमलव के राइट साइड में ये आपका अगर 7 का स्थानीय मान निकालना है तो आप इतने पे फोकस करें, ये हो जाएगा कितना 7 और 1 2 700, इसका स्थानीय मान कितना हो गया 700। और दशमलव के राइट साइड क्या होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा -0.07 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.07, 0.07। 700 में 0.07 घटाना है तो आप इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, 0.00 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 यहाँ उधार जाएगा, 10 10 में 7 गए 3, यहाँ 9 9 में 0 गए 9, यहाँ 9, यहाँ आपका 9 और यहाँ 6 और 2 अंक पे दशमलव, 699.93, तो 699.93। कहने का मतलब इसके स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो दशमलव के राइट साइड, अगर दशमलव के राइट साइड, दशमलव के बाद जहाँ पे है 0 आपका एक ही है तो 0.7 हो जाएगा, 0.07 हो गया। और इसका क्या होगा 700, 700, इधर 700 हो गया, इधर 0.07 हो गया, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 700 में 0.07 घटाएंगे तो 699.93 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। एक आध 2 क्वेश्चन देखते हैं, अगर होगा तो कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 10,523 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान आप बताएंगे तो 5 हो गया और 1 2 2 0, 5 का स्थानीय मान 500 है, आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 63, 47, 21 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान बताना है, तो 7 का ये 7 रहा, 1 2 ये 700 हो गया, 7 का स्थानीय मान 700। नेक्स्ट क्वेश्चन
5 8 9 5 7 3 2 1 2 में 7 के मान नहीं, 7 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर क्या है? तो 7 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर क्या है? तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? ये हम स्थानीय मान लिख लिए, स्थानीय मान लिख लिए। स्थानीय मान 7 का कितना हो गया? 7 और 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 लगा देंगे, ये 70,000 हो गया। और इसके प्रत्यक्ष मान कितना होगा? प्रत्यक्ष मान हो जाएगा 7 ही, 7 का प्रत्यक्ष मान 7 ही रहेगा। इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9 और यहाँ 6 बचा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6,993। तो 6,993 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42,654 में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताएं। तो स्थानीय 2 के स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? यानी कि इसको हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू, पीबी प्लेस वैल्यू। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0। और इसका अंकित मान कितना हो? 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा। फेस वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू 2 ही रहेगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 में 2 घटाएंगे तो 1998 बचेगा। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.06537 में 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 हो गया। और इसके आगे देखिए 1 2 1 0 2 0 और दशमलव लगा है, 0.005 हो गया। या इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बटे क्या लिखेंगे? 1 2 3